दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का है। और इस वीडियो में आपको 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराए जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जो हर बार की तरह एग्री मस्ती पर कराया जाता है। जो छात्र पहले के हैं उनको पता होगा। तो ऐसे ही इस वीडियो में आपको 25 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि 100% आपके सिलेबस बेस्ड होंगे। आपके परीक्षा में आने की 100% संभावना भी होगी और कई प्रश्न तो ऐसे हैं जिनको पूछा भी जा चुका है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को समझते जाइएगा, क्योंकि दोस्तों मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत करके अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, यही रिक्वेस्ट है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपको हर परीक्षा में मदद मिले। यूनिवर्सिटी के अपडेट में मदद मिलता है। कोई भी सवाल हो रिजल्ट से संबंधित, यूनिवर्सिटी से संबंधित, उसका समाधान यहाँ पे होता है। तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक आप बात बता दूँ आपको कि अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल में आपको PDF नोट्स भी मिल जाएंगे पेपर के टाइम में, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है इस वीडियो सीरीज़ का, IFOAM की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों IFOAM की स्थापना सन 1972 ईस्वी में हुई। कब? सन 1972 में हुई थी। और नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्ट में NPK की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का जो मात्रा होता है वर्मी कंपोस्ट में, जो कि केंचुआ से तैयार किया जाता है, तो उसमें कितना प्रतिशत होता है। तो बात करें N यानी नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का मात्रा वर्मी कंपोस्ट में 0.5 से 1% तक होता है। कितना? नाइट्रोजन 0.5 से 1%। और फास्फोरस का बात करें तो वो 0.15 से लेकर के 0.56 तक प्रतिशत में पाया जाता है। और पोटास जो होता है वो काफ़ी कम मात्रा में, यानी 0.06 से 0.3% तक ही पाया जाता है। तो ये हुआ आपका कंपोजिशन वर्मी कंपोस्ट का, जिसमें NPK का मात्रा यहाँ पे प्रतिशत में लिखा हुआ है। और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को पूछा भी गया था पिछली बार, तो इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा। और नेक्स्ट है, एजोला से उपज में कितना प्रतिशत वृद्धि होता है। तो दोस्तों जो एजोला होता है वो एक जैव उर्वरक होता है, बायो फर्टिलाइजर होता है। तो उसको यूज करने से खेत में कितना प्रतिशत प्रोडक्शन में इंक्रीज देखा जाता है। तो जो 50% तक उसमें बढ़ोतरी हो जाता है। अगर बढ़िया से काम किया तो 50% तक आपके फसल उत्पादन में वृद्धि हो जाती है एजोला के प्रयोग से खेतों में। और नेक्स्ट है, कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि किसने दिया। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप अभी से ही पैकेट में लिख करके रख लीजिए। 100% गारंटी है कि इस प्रश्न को पूछा जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के पेपर में। तो प्रश्न रहेगा, कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि किसने दिया। तो CN आचार्य नामक वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने CN आचार्य ने बेंगलोर विधि से कंपोस्ट खाद बनाने की विधि को सामने रखा था। और नेक्स्ट है, जैविक खेती आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो दोस्तों जैविक खेती आंदोलन आपका 1930 ईस्वी में शुरू हुआ। कब? 1930 में, 1930 ईस्वी में जैविक खेती आंदोलन शुरू हुआ था। और नेक्स्ट है, हरी खाद को उगाकर उसी खेत में, यानी जिस खेत में उगाया गया था उसी खेत में हरी अवस्था में ही समाविष्ट कर दें, यानी जोत करके खेत जुताई करके उसमें पलट दें, सड़ा दें। तो इसको क्या कहते हैं। तो जिस खेत में बोया गया था उसी खेत में अगर उसको पलट दिया जाए, समाविष्ट कर दिया जाए, तो इसको इन सीटू हरी खाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन सीटू हरी खाद। और नेक्स्ट है, पशुओं के मूत्र और मल से युक्त अर्ध तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। तो दोस्तों पशुओं के मूत्र एवं यूरिन से और जो होता है मल होता है, उससे जो दोनों मिलकर के जो तरल पदार्थ बनाता है, लिक्विड बनाता है, वो क्या कहलाता है? वो स्लरी कहलाता है। क्या कहलाता है? वो स्लरी कहलाता है, ठीक है। और देख लीजिएगा, इस प्रश्न को भी पिछली बार पूछा गया था। और नेक्स्ट है, पोल्ट्री खाद में NPK की मात्रा प्रतिशत में कितनी होती है। तो पोल्ट्री का मतलब जो भी मुर्गी पालन हो गया और कई सारे पक्षियों का पाला जाता है, जैसे बटेर हो गया, तो उन सभी के जो बीट होता है उसमें NPK का मात्रा क्या होता है। तो उसमें बात करें NPK का, तो नाइट्रोजन होता है आपका 3.8%। और बात करें फास्फोरस का तो वो होता है 3.5%। और पोटास होता है 1.7%, यानी काफ़ी अच्छा होता है। और ये जो है जैविक खेती के लिए सबसे उपयुक्त भी यही होता है, पोल्ट्री खाद ही होता है। NPK का मात्रा आपने देख लिया। और नेक्स्ट देख लेते हैं, माइक्रोराइजा का प्रयोग किस फसल में करते हैं। दोस्तों माइक्रोराइजा भी एक बायो फर्टिलाइज़र है और इसका यूज
किस फसल में करते हैं? तो इसका यूज़ जो है यानी माइकोराइजा का इसका प्रयोग दलहनी एवं फल वृक्षों में किया जाता है। किसमें? पल्स क्रॉप्स में, और जो फल वृक्ष होते हैं उसमें किया जाता है। और नेक्स्ट है, अनाज वाली फसलों के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सी है? आपको तो पता है कि जो राइजोबियम होता है वो दाल वाली दलहनी फसलों के लिए होती है, लेकिन वहीं बात करें अनाज वाली फसलों के लिए, जैसे बाजरा हो गया, धान हो गया, गेहूँ हो गया, तो उन सबों के लिए जो एजोटोबैक्टर नाम का बायो फर्टिलाइजर होता है, जैव उर्वरक होता है, ये क्या करता है? अनाज वाली फसलों में भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। ठीक है, एजोटोबैक्टर नाम है इसका, याद कर लीजिएगा, इसको पूछा गया था पिछली बार। और नेक्स्ट है IFOAM का पूरा नाम। तो दोस्तों IFOAM का पूरा नाम जो है यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। अब दोस्तों कई सारे छात्रों का शिकायत है कि सर आपकी राइटिंग समझ में नहीं आती। आप बताओ कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है, भले राइटिंग थोड़ा ख़राब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ दिख भी नहीं रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं बोल भी रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ आप, ताकि आप समझ जाएं। तो आप ऐसे, आपको PDF भी मैं देता हूँ, तो PDF में भी कई लड़के बोलते हैं कि सर राइटिंग समझ में नहीं आती। सभी को समझ में आ जाता होगा, लेकिन अब लड़के कुछ हैं अब फालतू के बातें करते हैं। लेकिन चलिए, कुछ लड़कों को बातों को नहीं सुनना मुझे, जो सभी लड़के चाहते हैं वही होगा। और सभी को पता है कि एग्री मस्ती का जो वीडियो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है और पेपर के दृष्टिकोण से। आज भी बहुत सारा प्रश्न फंसा, जो इसका पेपर होगा आई होप कि बहुत सारा प्रश्न फंसेगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को ऐसे ही सेट किया जाता है, काफ़ी ढूंढने के बाद, छांटने के बाद प्रश्नों को सजाया जाता है इस क्रम में। नेक्स्ट है, अनाज तिलहन एवं सब्जियों में वर्मी कंपोस्ट की अनुशंसित मात्रा, यानी अनाज और तिलहनी फसल हो गई या फिर सब्जी वाली फसल हो गई, उसमें जो है वर्मी कंपोस्ट का कितना मात्रा डालना चाहिए? तो उसमें बात करें तो उसके लिए वर्मी कंपोस्ट का जो मात्रा होना चाहिए 0.5 से 0.6 टन होना चाहिए। ठीक है, यानी आधा टन से लेकर के थोड़ा सा और ज़्यादा 0.5 से 0.6 टन तक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य पहला और पूर्ण जैविक राज्य है? तो दोस्तों भारत का जो असम स्टेट है, असम जो पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, वो 100% आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला स्टेट है। ठीक है, और पहला राज्य भी है, वो सबसे पहले शुरू किया था ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम। और नेक्स्ट है, सर्वप्रथम दलहनी राइजोबियम सहजीविता का अध्ययन किसने किया? तो दलहनी सहजीवी जो दलहनी राइजोबियम होता है, सहजीवी का काम करता है, उसका अध्ययन BN जोशी नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन? BN जोशी नामक वैज्ञानिक ने। और नेक्स्ट है, नील हरित शैवाल को किस फसल में प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे फसल लिखा हुआ है, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे ल होगा, देख लीजिएगा। तो नील हरित शैवाल को किस फसल में यूज़ करते हैं? तो दोस्तों धान में यूज़ करते हैं। ग्रीन ब्लू एल्गी जो होता है उसको धान में यूज़ करते हैं, पैडी क्रॉप में। और नेक्स्ट है, एजोटोबैक्टर के प्रयोग से फसल उत्पादन में कितना वृद्धि होता है? तो दोस्तों एजोटोबैक्टर के जो प्रयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि होता है वो 10 से 15% होता है। ठीक है, कितना? 10 to 15%। और नेक्स्ट है, कार्बनिक खेती के जनक कौन है? दोस्तों इस प्रश्न को तो पूछेगा ही, क्योंकि कार्बनिक खेती पढ़ रहे हो तो इसका पिता का नाम तो ज़रूर पूछेगा। तो कार्बनिक जो खेती है, यानी इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है या जैविक खेती कहा जाता है, तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एल्बर्ट हार्वर्ड है। कौन है? एल्बर्ट हार्वर्ड है। और नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे एल्बर्ट, और ये और यहाँ पे आधा हलंत लगा हुआ है, एल्बर्ट हार्वर्ड है। और नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्थान कहाँ है? तो ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था लखनऊ में स्थित है। और नेक्स्ट है, केंचुए द्वारा छोड़े गए तरल अपशिष्ट पदार्थ को क्या कहलाता है? तो केंचुए द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ छोड़ा जाता है तरल, उसको वर्मी वाश कहा जाता है। और नेक्स्ट है, जैविक खेती के लिए जैव उर्वरक और जैविक कीटनाशक पर कितना सब्सिडी मिलता है? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत सरकार बोलता है कि जैविक खेती करो और इस पर सब्सिडी भी देता है। तो सब्सिडी कितना % होता है? तो वो सब्सिडी होता है आपका 25%, यानी 25% होता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त केंचुआ कौन सा है? तो वैसे तो केंचुआ का बहुत सा प्रकार भी उसमें भी होता है, कई सारे क्लासिफाइड किया हुआ है, लेकिन जो उपयुक्त, जो सबसे बढ़िया कौन सा होता है? तो एपिजेइक नामक जो प्रजाति है केंचुआ की, वो सबसे बढ़िया वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए माना जाता है उसको। नेक्स्ट है, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो दोस्तों ये वाला जो प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोगों को देना होगा। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न को मैंने ब्लैंक रखा है। तो जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कब शुरू हुआ? इसका उत्तर आप लोग पता हो तो अवश्य कमेंट में दीजिएगा, ताकि अन्य छात्रों को मदद मिले। मैंने सोचा एक सवाल आपसे भी पूछा जाए।
और नेक्स्ट प्रश्न का जवाब मेरे पास है, मैंने लिखा हुआ है इसमें, गोबर की खाद तैयार करने में कितना समय लगता है? अनुमानित समय लगभग में कितना लगता है? तो 6 से 7 महीने लगता है। कितना? गोबर की खाद तैयार करने में 6 से 7 महीने का समय लगता है, अनुमानित समय। और नेक्स्ट है, सर्वप्रथम कंपोस्ट खाद किसने बनाया? तो दोस्तों सर्वप्रथम कंपोस्ट खाद है हटचिंसन एवं रिचार्ड नामक वैज्ञानिक ने बनाया। किसने बनाया? तो हटचिंसन एवं रिचार्ड नामक वैज्ञानिक ने बनाया। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जितने भी कॉन्सेप्ट समझाए गए आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।